अस्सलाम वालेकुम क्लास। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इट्स योर अक्टूबर नवंबर एएस मैथ्स कोर्स कोड इज 9709, इट्स योर S1 एंड पेपर वेरिएंट इज 53. सो लेट्स स्टार्ट. First question. Becky sometimes works in an office and sometimes works at home. The random variable x denotes the number of days that she works at home in any given week. It is given that probability of x is equals to x equals to kx times x plus 1, where k is a constant. Now that is an important keyword. And x is given as 1, 2, 3 or 4 only. Draw up the PD table giving the possibilities at numerical function. All right. तो पहले हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास x की जगह हम 1 पुट कर दें, ये क्या आ जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू k और x की जगह 1 आ जाएगा, सो दैट गिव्स यू 2. इट इज़ इक्वल्स टू 2k. तो जब आपके पास x1 है सो पॉसिबिलिटी इज़ 2k. जब आपके पास x2 होगा, possibility that x equals to 2 equals to k times 2 and 2 plus 1 3. So that gives you 6k. इसी तरह मैं x को 3 और x को 4 पुट करता हूँ. तो जब x 3 होगा मेरे पास तो I got 3 plus 1 4 4 3s are 12k. और जब मेरे पास 4 होगा तो 4 plus 1 5 4s are 20k. अब उसने हमसे कहा था कि सिर्फ ये 4 दिन है. Now the concept we are going to use here to find the value of k is, हमको मालूम है कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास हमेशा 1 होती है, राइट. तो अब हम सबको ज़रा इक्वेट करते हैं 1 से. सो आई गॉट 2k प्लस 6k प्लस 12k प्लस 20k इज इक्वल्स टू 1. ये आएगा हमारे पास 6 प्लस 2 8 12 20 40. 40k इज इक्वल्स टू 1. और यहाँ से हमको मिल गई k की वैल्यू दैट इट इज़ इक्वल्स टू 1/40. ये कहा था ना इसने k इज़ अ कांस्टेंट, तो k आपने निकाल लिया 1/40. अब आपने कुछ नहीं करना, अब आपने सिर्फ इसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, जो अब बनाना काफ़ी हमारे लिए आसान हो जाएगा. तो हमारे पास x में तो खाली 4 ही ऑप्शन है, दैट इट कैन बी 1 2 3 4. ये आ गया आपका टेबल, ये आपका x एंड ये वाला प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल्स टू x. x कैन बी 1 2 3 एंड 4. अब जब आपके पास x1 होगा, कीप इन माइंड कि हमारे पास k की वैल्यू आ चुकी है, तो अब आप यहाँ पे पुट करोगे तो व्हाट यू गॉट 1 प्लस 1 2 2/40 आ जाएगा ये हमारे पास. सो 1 एट 1 इट्स 2/40, राइट. एट 2 इट विल बी 6/40. मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपली यहाँ पर वैल्यू प्लेस कर रहा हूँ k की. At 3 it will be 12/40 and at 4 it will be 20/40. तो ये तो आ गया आपका पहले पार्ट का आंसर. नेक्स्ट वन, फाइंड ex एंड वेरिएंस ऑफ ex. ऑलराइट. तो ex के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक और कॉलम बनाते हैं जिसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं x को px के साथ, ठीक है. तो x मल्टीप्लाई होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x के साथ. जब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया 1 × 2/40 इट्स 2/40. 2 × 6/40 it's 12/40. 3 × 12 36/40 and 24s are 80/40. ऑलराइट. और समेशन के लिए एक्सपेक्टेड के लिए वी नीड टू ऐड ऑल ऑफ द वैल्यूज़. तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, इट्स 2/40 प्लस 12/40 प्लस 36/40 प्लस 80/40. सिंप्लीफाई करते हैं, डिनोमिनेटर सबका सेम है हमारे पास, तो हम सिंपली न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेंगे. डिनोमिनेटर आ गया 40. सो 2 + 12 14, 36 + 14, सो 36 46 50 एंड 50 + 80 दैट विल बी 130. सो यू गॉट 130/40. दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 13/4. बेटा ये आपका आ गया सिंपल मीन का आंसर. ऑलराइट. नाउ फॉर वेरिएंस ऑफ x. अब वेरिएंस के लिए पहले हमें चाहिए होता है x स्क्वायर. तो मैं यहीं पे निकाल रहा हूँ x स्क्वायर. इट इज़ 1 4 9 एंड 16. एंड नाउ वी नीड टू मल्टीप्लाई x स्क्वायर विद प्रोबेबिलिटी ऑफ x. तो अब हमारे पास जो मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, वो ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ. सो 1 × 2/40 दैट विल बी 2/40. उसके बाद 4 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ. 4 6 आर 24/40. 12 9s are 108/40 and 16 2s are 320/40.
ऑलराइट, वर्किंग फार्मूला हमारे पास क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर टाइम्स पी एक्स माइनस जो आपने ऊपर आंसर निकाला था मीन का उसका स्क्वायर, ये होता है हमारा वेरिएंस। तो आपने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया सो यू गॉट 2 + 24 + 108 + 320 डिवाइडेड बाय, नॉट डिवाइडेड बाय, ये आ गया समीशन एक्स स्क्वायर माइनस मीन कितना आया था हमारे पास 13 डिवाइडेड बाय 4 और इसका होल स्क्वायर। अच्छा, ये डिवाइड बाय किस होता है, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी एक्स डिवाइडेड बाय होता है। और आपके पास एन की वैल्यू कहाँ पर है भाई, ये हमारे पास सिंपल जो डिवाइड में 40 चल रहा था, एक मिनट, ये जो हमारे पास 40 चल रहा था, कौन था 40 भाई, ये था 2/40, 24 सबके न्यूमरेटर थे, सबका डिनोमिनेटर आ गया मेरे पास 40। अब आपने सिंपली इसको सिंप्लीफाई करना होगा, तो 2 + 24, एक मिनट, लेट मी ओपन द कैलकुलेटर फर्स्ट, ये आ गया बेटा 2 + 24 + 108 + 320, 454 डिवाइडेड बाय 40, ये आ रहा है 11.35 माइनस, इसमें से हम माइनस डायरेक्ट कर देते हैं कैलकुलेटर पे, 13 डिवाइडेड बाय 4, 3.25 का स्क्वायर, तो द आंसर इज 0.7875, दैट इज द वेरिएंस। ऑलराइट, एन इजी क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स, काफ़ी आसान सवाल था। नेक्स्ट वन, द वेट्स ऑफ लार्ज बैग्स ऑफ पास्ता प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपनी आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो क्वेश्चन हमारा क्लियर है कि भाई नॉर्मल का है, विद मीन 1.5 एंड एस डी इज 0.05, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम चोजन लार्ज बैग ऑफ पास्ता वेट बिटवीन 1.42 एंड 1.52। आसान क्वेश्चन है, डेटा पहले लिखते हैं हम लोग। तो हमारे पास जो मीन है इट इज़ 1.5 kg और आपके पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है दैट इज़ 0.05। क्वेश्चन में क्या फाइंड करने को कहा, बिटवीन होना चाहिए भाई, प्रोबेबिलिटी दैट एक्स लाइज बिटवीन 1.42 एंड 1.52, इसके बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारे पास वर्किंग फार्मूला क्या होता है z का, z इज इक्वल्स टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब हम यही फार्मूला अप्लाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ z। यहाँ पर हमारे पास x क्या है 1.42 है और राइट साइड पर x क्या है 1.52, x माइनस म्यू दोनों के लिए क्या हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय सिग्मा इज 0.05, इनकी वैल्यू निकालते हैं हम ज़रा। सो 1.42 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय 0.05, इट्स माइनस 1.6, और यहाँ पर क्या आ रही है 1.52 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय 0.05, इट्स 0.4। तो z की वैल्यू लाई कर रही है फ्रॉम 1.6 टू 0.4। इसको हम टेबल में कैसे देखेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। रफली मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप जो है टेबल बना लें, और आसान तरीका भी है इसका, बट एक लॉजिकल तरीका अगर आप समझ लेंगे तो आपको हर तरीका आसान लगेगा। ठीक है बेटा, आपने बनाया, एक वैल्यू हमारे पास आ रही है इसकी माइनस 1.6 और एक आ रही है 0.4, ये दो वैल्यूज़ हैं, इनको मैं मार्क कर रहा हूँ, माइनस 1.6 और 0.4। हमको जो प्रोबेबिलिटी निकालने को कह रहा है ना वो इसके बीच में कह रहा है, मतलब ये रीजन है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। अब हमको पता है कि जब हम टेबल यूज़ करते हैं नॉर्मल का, तो जो वैल्यू हमारे पास आती है वो इसके लेफ़्ट पर होगी, ये वैल्यू मुझे आ जाए, सही है ना। अगर मुझे ये पूरी वैल्यू मिल जाए और उसमें से मैं इसको माइनस कर दूं तो ये वाला एरिया आ जाएगा जो मुझे चाहिए, तो यही काम करना है। तो सबसे पहला काम मुझे ये क्या करना है कि मुझे ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया। ये एरिया क्या होगा, हमें पता है कि कर्व ये सिमेट्रिकल है, तो अगर मैं यहीं पर एक और लाइन बनाऊंगा 1.6 की, तो आपको पता है कि जो एरिया मैंने वहाँ ग्रीन मार्क किया है वो यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिकल होता है। तो पहला काम मुझे ये करना है, प्रोबेबिलिटी दैट x इज़ ग्रेटर देन 1.6, ये निकालना है। अब इसके लिए आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं और इसके लिए आप अपना टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो 1.6 से बड़ी वैल्यू मेरे पास आ रही है इट इज़ 0.0548। ये जो बेटा मैंने एरिया निकाला है ना, ये ग्रीन एरिया है, ये ग्रीन एरिया बोलेंगे, ये ग्रीन एरिया बोलेंगे। अब मैं निकालूंगा 4 की प्रोबेबिलिटी। अब मैं निकाल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी दैट x इज़ लेसर देन 0.4।
तो जो 0.4 से छोटी वैल्यू आ रही है, एक मिनट में बताता हूँ आपको, दैट इज़ इक्वल्स टू, ये भी मैंने कैलकुलेटर यूज़ करके निकाला है, 0.6554। अब इसको अगर मैं टेबल में लिख के दिखाऊँ ना आपको, तो ये वैल्यू आ रही है 0.6554 और ये वैल्यू आ रही है मेरे पास 0.0548। क्योंकि आपको तो निकालना है इसके बीच का आंसर ना, तो आप इसमें से माइनस कर देंगे, तो मेरा फाइनल आंसर बनेगा प्रोबेबिलिटी दैट x इज़ ग्रेटर देन -1.6 एंड लेसर देन 0.4 इज इक्वल्स टू 0.6554 माइनस 0.0548। तो द आंसर इज 0.6006। ये आपका आंसर बनेगा प्रोबेबिलिटी का। अब ये जो मैंने मेथड किया है ना, इसको आपने कोई रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं है, लॉजिकल बात मैंने की है आपसे, बिल्कुल लॉजिक समझा रहा हूँ। तो बहुत सारे बच्चे रट्टा मारते हैं कि दोनों को ऐड किया, 1 से माइनस किया, ज़रूरत ही नहीं है आपको। आप अपना काम जितना लॉजिकल रखेंगे उतना मेमोराइज करना आपको कम होगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट वन, द वेट ऑफ स्मॉल बैग्स ऑफ पास्ता प्रोड्यूस बाय द कंपनी आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 0.75 एंड एसडी इज सिग्मा। It is found that 68% of these small bags have weight less than 0.9। अब ये आ गई आपके पास प्रोबेबिलिटी। क्या कह रहा है बेटा? ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी दैट x इज़ लेसर देन 0.9 इज इक्वल्स टू 0.68। अब इस सवालों में हमें क्या नहीं पता होता, हमको यहाँ पर z की वैल्यू ही नहीं पता होती। ये हमारा ये केस वो हो गया, इंक्लूड हो गया। ठीक है, बाकी आपको देखिए सब पता है, आपको इसका मीन भी पता है, 0.75 भी पता है, आपको परसेंटेज आपको दे दी, सब कुछ x भी मिल गया आपको। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहला काम है कि हम z की वैल्यू को आइडेंटिफाई करें। उसके लिए आप हमेशा कर्व बनाओ अपने पास, कोई रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, कर्व बनाइए, आप लॉजिकली काम करेंगे। देखिए, अब पहले आप ये देखें, इस कर्व पर आपकी लाइन ऑफ साइट क्या है, आप लेफ़्ट पे देख रहे हो, और लेफ़्ट पर जो आपका एरिया है वो आपका आधे से ज़्यादा है। तो लेफ़्ट पे देख रहे हैं, एरिया आधे से ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा z होगा ना, वो कहीं यहाँ लाई कर रहा होगा। दैट विल बी अवर z वैल्यू प्रेडिक्टेड। कि जब मैं यहाँ से बैकवर्ड की तरफ जाऊँगा तो जितना एरिया मैं कवर करूँगा मैं, वो आधे से ज़्यादा होगा। अगर आधे से कम होता तो मैं इस लाइन के लेफ़्ट पर होता कि आधे से कम है, क्योंकि आधे से ज़्यादा है, तो ये वाला पूरा एरिया मेरे पास आधे से ज़्यादा होगा, एंड दैट इज़ 0.68। अब यहाँ पर हमको निकालनी है अब z की वैल्यू अपने पास। अब हमको पता है कि भाई ये जो वैल्यू है मेरे पास, ये एरिया की है, और एरिया को मैं देखूँगा अपने टेबल से। यहाँ पर अब टेबल से मेरे पास जो वैल्यू आ रही है ना 68% पर z की, ये आ रही है 0.4677। अब हम लेते हैं 3 डेसिमल पर, तो ये आएगा 0.468। ये मेरे पास z की वैल्यू आ गई है, और पॉजिटिव रहेगी जैसा कि हमने देख लिया था। ये ग्राफ बनाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको इसकी साइन के बारे में पता लगे, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो ये आ गया मेरे पास z। अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, z इक्वल्स टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। सिग्मा को बनाए सब्जेक्ट, तो सिग्मा इक्वल्स टू x क्या था हमारे पास, x इज़ 0.9, मीन क्या था, मीन इज़ 0.75, एंड द वैल्यू फॉर z इज़ 0.468। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, सो 0.9 माइनस 0.75 डिवाइडेड बाय 0.468 इज इक्वल्स टू 0.32। ये आ गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। सही है, 3205 आ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन 4 डेसिमल प्लेस। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। टिम हैज़ 2 bags of marbles A and B. Bag A contains 8 white, 4 red and 3 yellow marbles. Bag B contains 6 white, 7 red and 2 yellow marbles. मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा कि अपने डेटा को आप जितना अच्छी तरह लिख सकें उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो मेरे पास बैग ए में 3 कैटेगरीज़ हैं। एक है मेरे पास वाइट, एक है मेरे पास रेड और एक है मेरे पास येलो। यहाँ पर भी यही है, वाइट, रेड और येलो। अब वाइट कितने हैं मेरे पास, वाइट है मेरे पास 8, रेड कितना है 4 और येलो कितना है 3। इसी तरह वाइट यहाँ कितना है 6, 7 एंड 2। आगे क्या कह रहा है, टिम ऑल्सो हैज़ एन ऑर्डिनरी डाई, ऑर्डिनरी फेयर 6-sided dice. He rolled the dice. If he obtains a 1 or 2, he chose 2 marbles at random from bag here. Alright, अब कनेक्ट किसको कर रहा है, देखिए अगर 1 और 2 आ रहा है तो सिलेक्शन हो रहा है भाई बैग ए से विदाउट रिप्लेसमेंट। इफ़ ही ऑब्टेन्स 3, 4, 5 और 6, ही चूज 2 मार्बल्स फ्रॉम बैग बी। तो मैंने कैटेगराइज भी कर दिया इसको। फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट बोथ द मार्बल्स आर वाइट।
अब वाइट का ताल्लुक कहाँ से है भाई, वाइट का ताल्लुक कहाँ से, वाइट दोनों बैग में आ सकता है। अब वाइट आने के चांसेस क्या हैं भाई, अगर उसके पास 1 या 2 आएगा तो बैग ए का मार्बल आ सकता है, 3, 4, 5, 6 आएगा तो बी का आ सकता है। उसने सिर्फ बात की है वाइट की। ज़रा इसको और आसान बनाने की कोशिश करते हैं। देखें यार, यहाँ से बैग ए से वाइट आने का चांस क्या है, देखें वाइट कितने मेरे पास 8 हैं और टोटल कितने हैं 8, 4, 12, 3, 15। वाइट आने का चांस है 8/15। यहाँ से वाइट आने का चांस कितना है 6, 2, 8, 7, 15। सो 6/15 ये हमारे पास है वाइट आने का चांस। अब अगर वो कह रहा है कि उसने 1 और 2 आ गया, अब 1 आने का चांस क्या, देखें 1 आने का चांस होगा उसके पास 1/6, ठीक है। 2 आने का चांस क्या होगा, वो भी 1/6 होगा। तो अगर 1 आ गया उसके पास और अब वो निकाल रहा है बैग ए, अब 2 वाइट आने चाहिए ना, बैग ए की बात की जा रही है। तो पहले वाइट आने का चांस क्या होगा मेरे पास 8/15 और दूसरा वाइट आने का चांस क्या होगा 7/15, ऐसा ही होगा। और ये सिर्फ हमने 1 पे किया। अगर मैं बात करता हूँ 2 पर तब भी सेम आंसर होगा, तो मैं अपने इस पूरे आंसर को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, क्योंकि 2 ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शंस है, तो 1 होगा या 2 होगा, इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई किया। ये हुआ मेरे पास अगर वो बैग ए से आता है प्लस बैग बी से आए। अब बैग बी में 3 आने का चांस, 4 आने का चांस, 5 आने का चांस या 6 आने का चांस, इन सब के चांस इक्वल हैं। 3 आने का चांस कितना हुआ 1/6 और आप कह सकते हो कि मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, क्योंकि सबका चांस इक्वल होगा। अब बैग बी में वाइट आने का चांस देखें, लिखा हुआ था पहले वाइट का चांस है 6/15 और दूसरे वाइट का चांस होगा 5/14। ये बने हमारे पास 2 केसेस, इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई। तो लेट मी ओपन द कैलकुलेटर फर्स्ट। 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 6 × 15 × 15, ये आ जाएगा हमारे पास 56 डिवाइडेड बाय 675 पहले वाले का प्लस 4 × 6 × 5 डिवाइडेड बाय 6 × 15 × 14, ये हमारे पास आ रहा है 2/21। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें 2/21 प्लस 56/675, so we got 842 डिवाइडेड बाय 4725, जो कि डेसिमल वैल्यू में आ रहा है 0.1782। ये आया आपका आंसर पहले पार्ट का, राइट। अच्छा, यहाँ पर हो गई है एक मिस्टेक, वो क्या है भाई, ये 7/14 होगा, ये होगा 7/14, क्योंकि वो रिप्लेसमेंट के बगैर है ना इसकी है, तो ये मिस्टेक हो गया। तो इसका मतलब ये एरर हो गया होगा, उसको दोबारा करना पड़ेगा। ये हमारे पास क्या बना 2 × 8 × 7 डिवाइडेड बाय 6 × 15 × 14, ये हमारे पास आ रहा है 4/45। अब देखिए कितना फ़र्क पड़ गया एक नंबर से। 4 डिवाइडेड बाय 45, इसमें हम ऐड करते हैं 2 डिवाइडेड बाय 21, दैट इज इक्वल्स टू 58/315, 58/315, और ये आ जाएगा 0.184। ये आपका आंसर बनेगा 1841। प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 4 डेसिमल पे दिया करें आप, ठीक है। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट वन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 मार्बल्स कम फ्रॉम बैग बी गिवन दैट 1 इज़ वाइट एंड 1 इज़ रेड। अब इसके 2 केसेस बनेंगे भाई, वाइट है या रेड है, या फिर रेड है और वाइट है। अब पहली बात है बैग बी में आने के लिए क्या होगा भाई, और यहाँ पर एक और कीवर्ड भी आपको नज़र आ रहा होगा, दैट इट इज़ गिवन दैट मीन्स नाउ वी आर रेफरिंग टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो अब आपने निकालना है कि भाई आपका कौन सा इवेंट हो चुका है, ये वाला इवेंट आपका अकर्ड हो चुका है। पर आगे पीछे करने से बेहतर ये कि पहले मैं इसको कॉपी कर लूँ। 1 मिनट दीजिएगा मुझे ज़रा, ये बार बार हाँ अब सही है। स्टार्ट करूँगा अपने डिनोमिनेटर से, मैं न्यूमरेटर से स्टार्ट नहीं कर रहा, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डिनोमिनेटर से। क्या मतलब हुआ,
मैं पहले इस पे काम कर रहा हूँ। गिवन दैट वन इज़ वाइट एंड वन इज़ रेड, अभी टोटल की बात की जा रही है ना। अच्छा जी, अब ये जो हमने बात की ना, अभी हमने बैग डिसाइड नहीं किया, तो ये हम कहते हैं भाई हमारे पास लेट सपोज पहले बैग ए से आ रहा हूँ, तो अगर बैग ए में हमें जाना पड़ेगा, सबसे पहले डाइस हमें क्या दिखाएगा, तो 1 दिखाएगा, 2 दिखाएगा, तो डाइस की पॉसिबिलिटी आएगी 2/6, ये डाइस आ गया। अब वाइट आने की पॉसिबिलिटी क्या है, वाइट आने की पॉसिबिलिटी हमारे पास है 4/15, बैग ए से, सॉरी 8/15, बैग ए से वाइट आने का चांस था 8/15, और इसके बाद रेड आए, ये चांस क्या होगा हमारे पास 4/15, 4/14। ये हमारे पास तब होगा जब हमारी पहली चीज़ बैग ए से आ रहा है और पहले हमने वाइट लिया और उसके बाद हमने रेड लिया। इसका एक और भी पॉसिबल हो सकता है, प्लस दोबारा हम बैग ए की बात कर रहे हैं 2/6, लेकिन इस बार पहले रेड आ जाए और फिर वाइट हो जाए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/15 मल्टीप्लाई बाय 8/14। ये दोनों जो केसेस है ना मेरे पास, ये तब है ना मैं बैग ए की बात कर रहा हूँ, ये बैग ए है। इसी तरह हम बैग बी की बात करते हैं। अब पहले बैग बी को सिलेक्ट करने के लिए आपने इसको पास करना पड़ेगा। इसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी हमारे पास 4/6, 4/6 बैग बी में आ गए। अब बैग बी में सिनेरियो सेम है कि पहला वाइट हो, अगर बैग बी का पहला वाइट होगा तो ये होगा 6/15, और अगर दूसरा रेड होगा तो ये होगा 7/14। पहला केस ये होगा, प्लस 4/6 दोबारा। अब पहला रेड की पहले की पॉसिबिलिटी कितनी है 7/15 मल्टीप्लाई बाय वाइट की पॉसिबिलिटी कितनी है 6/14। ये तो हमारा टोटल सैंपल स्पेस आ रहा है। ये तो आ गया मेरा पूरा सैंपल स्पेस, इसको हम ज़रा यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। जो पूरा आउटकम आया ना वो आया 116/315। देखिए बेटा, ये तो आ गया मेरा डिनोमिनेटर, मेरा सैंपल स्पेस हो गया। अब मैं आता हूँ न्यूमरेटर में। अब क्या कह रहे हैं बेटा, फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट द 2 मार्बल्स कम फ्रॉम बैग बी गिवन दैट वन इज़ वाइट एंड वन इज़ रेड। अब आपने ये देखना है कि बैग बी से वाइट और रेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, अब हमने ये निकालना है। तो बेटा अगर पहली बात, तो पहले तो बैग बी को सिलेक्ट करो। अगर आपने बैग बी को सिलेक्ट किया तो उसके लिए आपको चाहिए होगा 4/6, जो कि आपका डाइस डिसाइड कर रहा है। अब बैग बी के अंदर आ गए। बैग बी में वाइट आने का चांस क्या है, वाइट आने का चांस है 6/15। तो बैग बी में आपने वाइट लिया 6/15 और फिर आपने लिया रेड कितना है आपके पास 7/14। प्लस अब ये भी तो हो सकता है कि फिर आपने बैग बी को लिया, लेकिन इस बार पहले आपने वाइट ना लिया और पहले आपने रेड ले लिया, तो 7/15 इंटू 6/14, इसको भी सॉल्व करते हैं। आंसर आ गया आपके पास 4/15। अब जो आपका फाइनल प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा ना, वो क्या आएगा 4 डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस क्या आया था 116/315। सिंप्लीफाई किया यू विल गेट 21/29। डेसिमल वैल्यू 0.7238। ये बनेगा आपका फाइनल आंसर। ऑलराइट, फाइनल आंसर क्लियर है। नेक्स्ट वन। ओह, तो सवाल खत्म हो गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। द वेट XKG of 120 स्टूडेंट्स इन अ स्पोर्ट्स कॉलेज आर रिकॉर्डेड। द रिजल्ट आर समराइज इन द फॉलोइंग टेबल। ये आपके पास आ गए। CF की वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट तो बड़ा ही आसान है, आपने इसको प्लॉट करना है। तो ये x है और ये y है। तो पहला पॉइंट क्या लगेगा आपका 40। अच्छा, आपको ग्राफ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो ग्राफ पर हमारी वैल्यूज़ क्या होंगी बेटा, या क्या हो सकती हैं। एट फर्स्ट आप ये देखो बेटा कि आपके पास y की वैल्यू कहाँ तक जा रही है 120 जा रही है स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो अगर मैं करता हूँ उसको 20, 40, 60, 80, 100, 120, सो आई थिंक ये हो जाएगा। तो y एक्सिस तो मुझे समझ में आ गया, यहाँ पर होगा 20, 40, 60, 80, 100, 120। अब देखें ज़रा x एक्सिस को, हमारे पास 100 तक जा रहा है। तो अगर मैं करता हूँ 20, 40, 60, 80, 100, ये भी सही है। 10, 20 पर हमारा ग्राफ नहीं आता, तो मैं इसको दोनों पे सेम ही चला लेता हूँ। तो ये आएगा 20, 40, 60, 80, 100। आगे बेटा आप पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। अच्छा, ग्राफ पे पॉइंट्स हमेशा हम क्रॉस बना के लाएंगे, ठीक है ना। क्रॉस बनाना है आपने, डॉट मत लगाइएगा।
अब पहला पॉइंट क्या है, 40 पर 0, तो पहला तो आ गया भाई मेरे पास 40 पर 0, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है, 60 पर 14, 60 पर 14, 10, 12, 14, ये आ गया 60 पर 14। तीसरा क्या है, 65 पर 38, 65, 2, 4, 5 पर 38, तो ये आ गया मेरे पास, बल्कि इससे ऊपर जाएगा, ये इससे 38 ये आ गया, ठीक है ना। इसके बाद क्या है भाई, 70 पर 60, 70 पर 60 ये आ गया। उसके बाद 85 पर 106, 85 और 106, ठीक है। सो 10246 और 8246 ये आ गया 106, 85, ठीक है। और लास्ट में क्या है भाई हमारे पास, 100 पर 120, 100 पर 120। तो ये आपको ग्राफ नज़र आ गया, पॉइंट नज़र आ गए आपको। अब जितना स्मूथ आप बना सकें उतना आपके लिए अच्छा है। मैं भी ट्राई करता हूँ स्मूथ बनाने की इसको। कुछ ऐसा ग्राफ बना है, ठीक है ना, कुछ ऐसा ग्राफ बना, इससे बेहतर मेरे लिए बनाना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि थोड़ा सा पॉइंट ये आउट हो गया, बट खैर है, आप इसको कोशिश कीजिएगा पेपर जब बना रहे हो तो उसको स्मूथ बनाएं, ठीक है। अब ये आपका बन गया, इसके आपको फ्री के 2 मार्क्स मिल चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ फाउंड दैट 35% ऑफ द स्टूडेंट्स वे मोर देन WKG। अब यहाँ पर जो ना बच्चे क्या करते हैं, बच्चे निकालते हैं 35 और यहाँ कैलकुलेट करते हैं। नहीं, आप कीवर्ड समझेंगे, कह रहे हैं मोर देन WKG, आपको उससे ऊपर की बात कर रहे हैं। यूज़ अ ग्राफ टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ W। पहले निकालें 35%, 35% का मतलब होता है 100 ऑफ टोटल वैल्यू। क्या आपके पास टोटल वैल्यू इज़ 120, 35 अपॉन 100 ऑफ 120। इसका आंसर निकालते हैं पहले हम। सो दैट विल बी 35 इंटू 120 एंड डिवाइडेड बाई 100, ये आ जाएगा 42। अब आप देखेंगे 42 पर वैल्यू क्या आ रही है। अच्छा 42 मेरे पास ये आ रहा है, ये बन रहा है 42, और इस 42 पर वैल्यू हमारे पास एक्स पे कहीं यहाँ शो हो रही है, तो आप बोलेंगे कि ये आपका आंसर है। अब ये होती है मिस्टेक, ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या करना है भाई आपको, अब देखें, जब ये मोर देन का वर्ड आता है ना, तो मोर देन पे इसकी बात नहीं कर रहे, तो लेस देन हो जाएगा। आपने अब टोटल में से इसको माइनस करना है। सो 120 माइनस 42, पहले इसका आंसर निकालते हैं हम भाई। सो माइनस 120, ये आया 78। इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी वो बात कर रहा है वो 78 पर आएगा। अब 78 का है भाई आपके पास, 78 आपके पास ये जा रहा है, ये जा रहा है 78, और 78 पे जो मेरे पास वैल्यू आ रही है दैट इज़ 74 आई गेस ना। आपके पास भी इसके आसपास ही आने चाहिए। अब ये वेरी कर सकते हैं क्योंकि ग्राफ हमने खुद बनाए। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है ना W का, दैट इज़ इक्वल्स टू 74। आपका आंसर इससे वेरी कर सकता है, बट इसके आसपास रहना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, कैलकुलेट एस्टिमेट्स फॉर द मीन एंड SD ऑफ द वेट्स ऑफ 120 स्टूडेंट्स। अब आपको यहाँ पर पहले तो टेबल बनाना पड़ेगा ना। अब आपको टेबल बनाना पड़ेगा, वो कैसे बनाएंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला काम तो मुझे इसका ये टेबल कॉपी करना पड़ेगा। इस टेबल के बाद हमने इससे पहले निकालनी होंगी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बेटा, ओह सॉरी, इससे पहले हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। वो कैसे निकालेंगे भाई, देखें हम, आपको ये कह रहा है कि लेस देन 40 इज़ 0 एंड लेस देन 60 इज़ 14, तो इसके बीच में कितना आ रहा होगा, ये आपके पास ये वैल्यू तो हो जाएगी 0। इसके बीच में पहले आ जाएगा हमारे पास 14 माइनस 0 14, उसके बाद 38 माइनस 14 दैट विल बी 24, फिर 60 माइनस 38 दैट विल बी 22, उसके बाद 106 माइनस 60 दैट विल बी 46, एंड लास्टली 120 माइनस 106 इट इज़ 14। ये आ गई आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। जब फ्रीक्वेंसी आ गई ना, अब आपका काम शुरू हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अब आपने निकालना है fx का मतलब क्या हुआ, वी नीड टू मल्टीप्लाई दीज टू। ऑलराइट, नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखो कि आपको x की वैल्यू थोड़ी पता है, आपको तो x का इंटरवल पता है, x निकालना पड़ेगा। अब अगर ये लेस देन 40 है तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा भाई, 0 से हो रहा होगा।
स्टार्टिंग इसका 0 से हो रहा होगा, तो 0 से 40 का मिड पॉइंट क्या आएगा हमारे पास 20। ये जो मिड पॉइंट्स है ना, ये एक्स बनेंगे आपके पास, कीप इन माइंड। अब ये बनेगा 60, ये 40 से 60, इसका मिड पॉइंट क्या आएगा हमारे पास 50। उसके बाद 60 से 65, ये क्या आएगा हमारे पास 62.5। उसके बाद 65 से 70, ये क्या आएगा हमारे पास 67.5। उसके बाद 70 से 85, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 77.5। उसके बाद 85 से 100, ये आपके पास आएगा 92.5। तो ये जो आपके पास बना ना, ये आपका x होगा। x याद रखिएगा स्पेसिफिक वैल्यू होता है, कभी भी इंटरवल नहीं होता। अब आपने मल्टीप्लाई करना है इनको, तो पहले क्या हो जाएगा भाई, fx का 0 20 आर 0, 14 इंटू 50। एक मिनट में ज़रा कैलकुलेटर ओपन कर लूँ अब। सो 14 इंटू 50 इट इज़ 700, 24 into 62.5 it's 1500, 22 into 67.5 it's 1485, 46 into 77.5 it's 3565, and lastly 14 into 92.5 it's 1295. Now the working formula we have for mean is summation fx over summation f. ये फॉर्मूला आता है, fx क्या आ गया आपके पास, सारी वैल्यूज़ को, इन तमाम को मैं ऐड कर रहा हूँ। सो 1295 प्लस 3565 प्लस 1485 प्लस 1500 प्लस 700, दैट इज इक्वल्स टू 8545 divided by the total frequencies we have, it's 120. So 84 डिवाइड कर देंगे इसको 120 के साथ, एंड वी गॉट 71.2083, जिसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे 71.21। आपका आ गया मीन का आंसर। अब इसीलिए ये सवाल 6 मार्क्स का रखा था एग्जामिनर में, क्योंकि इसमें वर्किंग लंबी है लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, वर्किंग लंबी है। अब आएंगे आप स्टैंडर्ड डेविएशन। जब आपका मीन हो जाएगा तो ऑब्वियसली आप ये भी खुद कर सकोगे। अब कैसे, सबसे पहला काम आपने निकालना है एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़। 20 का स्क्वायर 400, 50 का स्क्वायर 2500, 62.5 का स्क्वायर ये आ रहा है आपके पास 393906.25, फिर 67.5 का स्क्वायर, ओहो, इट्स 4556.25। उसके बाद 77.5 का स्क्वायर, इट्स 6006.25। लास्टली 92.5 का स्क्वायर, इट्स 8556.25। अब ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर। अब आपने क्या निकालना है, अब आपने एफ एक्स स्क्वायर निकाल के उसको ऐड करना है। तो एफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले 0 मल्टीप्लाई हुआ 400 से, तो ये तो आ गया 0, प्लस फिर 14 मल्टीप्लाई हुआ 2500 से, सो 14 मल्टीप्लाई बाय 2500 इट्स 35,000। ऑलराइट, एक मिनट में ज़रा चेक करूँ मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी, हाँ सही है। सो 14 इंटू आंसर 35,000, ये मेरे पास आया सेकंड वाले का, प्लस अब कौन मल्टीप्लाई होगा, एफ इंटू एक्स स्क्वायर ना, तो एफ ये रहा और एक्स स्क्वायर ये रहा। सो नाउ वी हैव 3906.25 टाइम्स 24, 93750, प्लस अब कौन होगा 22 मल्टीप्लाई होगा 4 5, किसका स्क्वायर था, स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 22, ये आ जाएगा 1,00237.5, प्लस इसके बाद ये वाला आएगा हमारे पास 77.5 स्क्वायर टाइम्स 46, ये आ रहा है 276,287.5, प्लस फिर होगा 14 इससे मल्टीप्लाई होगा 92.5 स्क्वायर टाइम्स 14, 119787, 119787.5। ऑलराइट, ये आ गया हमारे पास समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर। ये पूरा किससे डिवाइड होगा, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। एन इज़ व्हाट, एन इज़ 120।
अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और फिर आएगा हमारा आंसर इसका मीन का। अच्छा जी 1197.85 प्लस 276287.5 प्लस 10037.5 प्लस 93750 प्लस 35,000 डिवाइडेड बाय 120। मेरे पास जो एफ एक्स स्क्वायर आ रहा है दैट इज़ 5208.854। ये आ गया मेरे पास एफ एक्स स्क्वायर। हमें तो चाहिए था वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हुआ हमारे पास 5208.854 माइनस मीन का स्क्वायर। मीन क्या था 71.21 स्क्वायर। सो माइनस 5208.854 minus 71.2 square. So the variance is 139.4. ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है वेरिएंस का। ऑलराइट, अब इसने क्या मांगा आपसे? इसने मांगा आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या करेंगे आप इसका अंडर रूट कर देंगे। सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू रूट ऑफ योर आंसर दैट इज इक्वल्स टू 11.81। ये आपका फाइनल आंसर आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन का। ठीक है, तो हमारे पास एक आंसर यह है मीन का और ये आंसर एक क्या है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो वर्किंग ऑल दो इसमें लंबी थी लेकिन हमारे पास कोई मुश्किल वर्किंग नहीं थी। ये काम हम बड़ा आराम से करते हुए आते हैं और ये काम ने ओ लेवल्स में भी किया हुआ होता है। नेक्स्ट वन, द प्रोबेबिलिटी दैट अ ड्राइवर passes an advanced driving test is 0.3 on any given attempt। तो आपको यहाँ पे सक्सेस मिल गई है। दीपक कीप्स टेकिंग द टेस्ट अंटिल ही पासेस। इस क्वेश्चन के इस पार्ट ने किस चीज़ को हाईलाइट किया कि भाई जिस पार्ट को आप कर रहे हो ये ज्योमेट्रिक का सवाल है। ऑलराइट, द रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रिक्वायर्ड फॉर दीपक टू पास द टेस्ट। फाइंड प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 6। क्या पॉसिबिलिटी है कि वो जो पास हुआ होगा वो इसके बीच में हुआ होगा। अब यहाँ पर बेसिक चीज़ें क्या है भाई, आपको ये पता है कि उसका जो सक्सेस है वो है 0.3, फेलियर हो जाएगा उसके पास 0.7। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 6। इसको आसान समझाने के लिए मैं एक नंबर लाइन की हेल्प लेता हूँ, उससे आपको समझाना काफ़ी आसान होगा। देखें, हमारे पास ये नंबर्स हैं और हमारा जो टारगेट है वो है भाई 0 होगा, 0 तो होगा ही नहीं, खैर क्योंकि एक दफ़ा ट्राई तो करेगा। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। ये नंबर्स हैं हमारे पास। अब उसने जो आपसे कहा है निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी, वो कह रहा है 2 से लेकर 6, मतलब वो कह रहा है कि भाई ये निकाल के दो। अच्छा, मैं एक और काम बताता हूँ आपको। हम क्या करते हैं, हम पहले निकालते हैं प्रोबेबिलिटी 6 से कम वाली, ये पूरी निकालते हैं और उसमें से मैं ये वाली प्रोबेबिलिटी निकाल के माइनस कर देता हूँ। ये सही है ना? तो हम ये काम करते हैं। तो अब पहली बात है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। हमारे पास ज्योमेट्रिक में फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी दैट x इज़ लेस देन इक्वल्स टू r इज इक्वल्स टू 1 माइनस क्यू पावर r। ये आपका फॉर्मूला है, हम भी अप्लाई करते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट x इज़ लेस देन इक्वल टू 6 इक्वल्स टू 1 माइनस 0.7 टू द पावर 6। पहले हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। 0.7 टू द पावर 6 एंड -1। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 0.8823। ये आ गया हमारे पास, इस पूरे की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब ये 1 वाली प्रोबेबिलिटी निकाल के हम माइनस कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी, अच्छा नहीं, अब ये वाला कैसे आएगा हमारे पास? देखें, अब हम इसको कहेंगे प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल्स टू 1। वर्किंग फार्मूला क्या होता है हमारे पास? x इक्वल्स टू r का पहले लिखता हूँ वर्किंग फार्मूला। फॉर्मूला आपको कहता है q टू द पावर r-1 टाइम्स p। ठीक है ना? इसमें आप अपनी वैल्यू प्लेस करें। प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू, व्हाट इज़ q? q इज़ 0.7 टू द पावर 0 एंड व्हाट इज़ p? इट्स 0.3। तो ये आंसर आ गया हमारे पास 0.3। अब अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि यार ये तो हमारे पास बीच की है, तो भाई ज्योमेट्रिक है, डिस्क्रीट है, या तो 1 होगा या 2 होगा, बीच का नंबर थोड़ी आएगा हमारे पास। अब आते हैं हम फाइनल आंसर के ऊपर। ये था हमारे पास 0.8823 और ये हमारे पास आ गया 0.3। माइनस कर देते हैं भाई इसको। सो 0.8823 माइनस 0.3 दैट इज़ प्रोबेबिलिटी दैट x is greater than equals to 2 and less than equal to 6 equals to 0.5823।
ये आपके पास आंसर आ गया ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। आपके पास ज्योमेट्रिक में अगर निकालनी हो एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन, तो फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल्स टू 1/p। पी क्या है हमारे पास 0.3, तो हम ये कह सकते हैं कि लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय 0.3, और 0.3 का मतलब क्या होता है 3/10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10/3। ये आ गया आपके पास मीन। नेक्स्ट वन, 5 friends will each take their advanced driving test tomorrow. Find the possibility that at least 3 of them will pass tomorrow. At least 3 of them. मतलब probability that x is greater than equals to 3. ये आपके पास आ गया। टोटल फ्रेंड्स कितने हैं आपके पास, 5 फ्रेंड्स हैं। 5 में से अगर 3 पास हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, यू कैन फाइंड आउट फॉर 3, 4 एंड 5। ये बनेगा आपका क्वेश्चन। अब आपने सिंपली यहाँ पर बाइनोमियल यूज़ करना है बेटा। 5 आपके पास आ गया, तो मेरे पास क्या बनेगा 5 कॉम्बिनेशन 3 प्लस 5 कॉम्बिनेशन 4 प्लस 5 कॉम्बिनेशन 5। सक्सेस की पॉसिबिलिटी क्या थी हमारे पास 0.3 एंड फेलियर इज़ 0.7, 0.3, 0.7, 0.3, 0.7। पावर क्या थी, पहले पे पावर सेम रहती है 3 और दूसरे पर होता है डिफरेंस। पहले पे सेम, दूसरे पे डिफरेंस, पहले पे सेम, दूसरे पे डिफरेंस। ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो सिंप्लीफाई किया एंड यू विल गेट 0.1629, जो कि बराबर हो जाएगा 0.163 के। अच्छा, आप ये सब काम अपने कैलकुलेटर में इजीली कर सकते हैं कि आप ये पूरी वर्किंग को कैलकुलेटर में आप आराम से मतलब इसको 1/1 एंटर मत करें, आप कैलकुलेटर में यूज़ करें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मेट, तो आपका काम आसान हो जाएगा। नेक्स्ट वन, 75 पीपल विल टेक देयर एडवांस ड्राइविंग टेस्ट नेक्स्ट वीक, यूज़ एन अप्रॉक्सीमेशन। किसने इस सवाल को कनेक्ट कर दिया भाई, अब सवाल चला गया नॉर्मल में। फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट मोर देन 20 ऑफ देम विल पास नेक्स्ट वीक। तो हमसे कहा जा रहा है भाई मोर देन 20, तो x इज़ ग्रेटर देन 20, और आपके पास n की वैल्यू आ चुकी है 75। अब आपने यहाँ पर निकालने भाई पहले अपनी चीज़ें। तो पहली चीज़ क्या है बेटा, हमारे पास हमें निकालना होगा म्यू बराबर होगा हमारे पास NP के। सक्सेस क्या है हमारे पास, सक्सेस इज 0.3 जो आपको दिया हुआ था, तो ये आएगा भाई 75 इंटू 0.3 दैट इज़ 22.5। पहली चीज़ हमें चाहिए होती है, निकाल ली हमने। फिर हमें चाहिए होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ NPQ। सारी वैल्यूज़ मालूम है, 75 भी पता है, 0.3 भी पता है, 0.7 भी पता है। ये आ जाएगा हमारे पास, एक मिनट, 75 इंटू 0.3 इंटू 0.7, और ये आ रहा है रूट के साथ 3.968। 3.968 ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आएगा हमारा कंटिन्यूटी फैक्टर। तो ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी दैट x इज़ ग्रेटर देन 20। सबसे पहले आपने बनानी है नंबर लाइन, और नंबर लाइन पे अब आप देखें 20 और आप लिखें 20.5 एंड 19.5। अब आप ये देखें कि आपकी लाइन ऑफ साइट कहाँ है। लाइन ऑफ साइट कौन बताता है आपको, ये साइन बता रहा है। आपकी मूवमेंट कहाँ है, राइट पर है, और राइट पर 20 नज़र नहीं आया, तो मेरा ख्याल है मेरी वैल्यू होगी ये वाली। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू हुई दैट इज़ 20.5, ये हुआ आपका कंटिन्यूटी करेक्शन फैक्टर। अब फॉर्मूला अप्लाई करें, सब चीज़ हमारे पास आ गई। प्रोबेबिलिटी दैट x इज़ ग्रेटर देन 20, तो z इक्वल्स टू x माइनस म्यू कितना निकाला था आपने 22.5 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी आई थी हमारे पास 3.968। सिंप्लीफाई करते हैं, 20 माइनस 22.5 डिवाइडेड बाय 3.968, इट्स माइनस 0.63। ये आपके पास z की वैल्यू आ रही है, ठीक है जी। अब आपने इस वैल्यू को देखना है अपने टेबल में। मिनट, यहाँ पर मैंने 20.5 यूज़ नहीं किया, यहाँ पर 20.5 यूज़ करना है मुझे, जो मैंने वैल्यू निकाली है कंटिन्यूटी फैक्टर की। 20.5 माइनस मीन कितना आया था हमारे पास 22.5। शुक्र है ये अभी देख लिया, 9 पे आंसर गलत आता हमारा। तो 20.5 माइनस 22.5 डिवाइडेड बाय 3.968 दैट इज़ माइनस 0.504। ये आपके पास आपकी वैल्यू आ चुकी है z पर। इसको अगर हम कंस्ट्रक्ट करें
तो जो वैल्यू निकालने की बात की जा रही है वो यहाँ कहीं होगी, क्योंकि माइनस है, -0.504 और उससे ग्रेटर देन, तो जो हमारा रीजन रिक्वायर्ड है वो ये रीजन रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। तो चूँकि हमें पता है कि कर्व हमारा सिमेट्रिकल होता है, तो ये वैल्यू हमारे पास ये वाली होगी 0.504, और टेबल से जो वैल्यू आती है वो हमेशा इसके लेफ़्ट का एरिया आती है। तो ये वैल्यू आप निकाल लेंगे बेटा अपने टेबल से, वरना मैं कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ यहाँ पर। तो मेरे पास आप जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मल पर, लोवेस्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, हमें कम चाहिए ना, तो -5000 एंड 0.504। सो कैलकुलेटर मुझे आंसर दे रहा है 0.966928। तो आप कैलकुलेटर यूज़ करें ताकि आपको डायरेक्ट इसका आंसर मिल जाए। तो प्रोबेबिलिटी दैट x इज़ ग्रेटर देन 20, या हम कह सकते हैं z इज़ ग्रेटर देन दिस, इज इक्वल्स टू 0.6928, जो कि बराबर हो जाएगा 0.693 के। सो आई रिकमेंड, आई सजेस्ट कि आप कैलकुलेटर की वर्किंग सीखें, उससे काम बड़ा आसानी से हो जाएगा आपका। नेक्स्ट वन, जे एंड his wife Kaz are having a party. Jay has invited 5 friends and each friend will bring his wife. All right. तो बेसिकली वो 5 को बुला रहा है लेकिन लोग 10 आ रहे हैं। At the beginning of the party, the 12 people will stand in a line for a photograph. How many different arrangements are there of the 12 people if Jay stand next to Kaz and each friend next to his own wife? पहला इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है भाई, यहाँ पर अरेंजमेंट है, तो कॉम्बिनेशन तो लगेगा नहीं। अब इसको बेहतर करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए मैं क्या रिकमेंड करता हूँ आपको, आप 12 बॉक्सेस बना लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बेसिकली उनके 6 कपल्स हैं, 5 वो खुद हैं और एक होस्ट है, तो हमारे पास टोटल 6 कपल्स हैं। 5 तो ये बुलाए और एक ये खुद भी तो होंगे, ठीक है। अब ये 12 लोग खड़े हो रहे हैं और क्या है भाई, इफ जे स्टैंड नेक्स्ट टू कैज एंड ईच फ्रेंड, हर फ्रेंड अपनी वाइफ के साथ खड़ा हो रहा है। मतलब अगर हम इनको देखेंगे तो ये एक आ गया 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 कपल्स आ गए हमारे पास। अब ये 6 कपल्स आपस में अपनी जगह बदल सकते हैं भाई, ये रेड यहाँ ब्लू की जगह आ जाए, ग्रीन यहाँ पर आ जाए, कहीं भी कोई चला जाए। तो इसके लिए तो आएगा हमारे पास 6 फैक्टोरियल, ये तो आ गया इनकी प्लेसमेंट के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखें अब ये पॉसिबल है कि भाई यहाँ पर हस्बैंड है, यहाँ पर वाइफ है, ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पर वाइफ हो, यहाँ पर हस्बैंड हो, और ये सब में हो सकता है। तो देखें 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे, 2 पॉसिबिलिटी यहाँ, 2 पॉसिबिलिटी यहाँ, यहाँ यहाँ यहाँ, कितनी बार 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6। ये जो 2 की पावर 6 आ रहा है, कीप इन माइंड, देखें हस्बैंड यहाँ खड़ा है, वाइफ यहाँ पर है, ये भी हो सकता है, या फिर पहले वाइफ हो फिर हस्बैंड हो, ये भी तो हो सकता है। तो ये आ रहा है इसकी वजह से, ये सब जगह पॉसिबल होगा। सिंप्लीफाई किया आपने इसको एंड यू विल गेट 46080, ये आपके पास पहले का आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, how many different arrangements are there of the 12 people if Jay and Kaz occupy the 2 middle positions in the line with Jay's 5 friends on one side and the 5 wives of the friends on the other side? सवाल को करने का तरीका आप हमेशा क्या करें, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 12 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऑल राइट, अब इनकी मिडिल पोजीशन क्या होगी भाई, 1 2 3 4 5, यहाँ पर आ गए वो कैज और यहाँ पर आई उनकी वाइफ, दोनों तरफ बैलेंस है ना 5 5, ठीक है बेटा। अब ये कंडीशन है भाई कि ये जो हैं सारे 5 यहाँ पर होंगे, 5 यहाँ पर होंगे, तो उस 5 के लिए तो आपको सिंपल सा पता है कि भाई वो 5 जो दोस्त हैं वो किसी भी ऑर्डर में खड़े हो सकते हैं, ये बात समझ में आ गई, पहली बात हो गई, ठीक है। उसके अलावा क्या हो सकता है, उसके अलावा ये दोनों भी तो अपनी पोजीशंस को स्वैप कर सकते हैं, ये आ गया 2। अब समझने वाली बात है, देखें अगर तो काज यहाँ खड़ा है तो भाई ये सारे दोस्त यहाँ पर हैं और उसकी वाइफ यहाँ पर है, तो सारे दोस्त यहाँ पर हैं। लेकिन अगर वाइफ यहाँ पर है तो सारी फीमेल फ्रेंड्स यहाँ पर होंगी, और अगर काज यहाँ पर है तो खाली सारे मैन फ्रेंड यहाँ पर होंगे। तो इनकी अपनी पोजीशन भी तो चेंज हो सकती है, तो इनकी पोजीशन के लिए आएगा हमारे पास 2। क्या सुने दोबारा, 5 फैक्टोरियल दोस्तों के लिए आ रहा है, ये 2 इनकी पोजीशन के लिए आ रहा है, और ये 2 आ रहा है कि ये आपस में भी चेंज हो सकते हैं। सो आंसर इज 5 फैक्टोरियल टाइम्स
5 फैक्टोरियल टाइम्स 2 टाइम्स 2, ये बनेगा इसका आंसर, एंड दैट इज़ 57612, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, फॉर अ competition during the party the 12 people are divided at random into 5 groups, a group of 4 and a group of 5। ग्रुपिंग जहाँ पर आती है वहाँ पर कॉम्बिनेशन आ जाता है। फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट जे एंड काज आर इन द सेम ग्रुप एज ईच अदर। ऑलराइट, तो ये दो एक ग्रुप में आ रहे हैं, ठीक है भाई। टोटल जो आपके पास हैं लोग वो 12 हैं, और आप जो ग्रुप बना रहे हो, आप ग्रुपिंग किसी कर रहे हो, या तो ग्रुप में 4 हैं या ग्रुप में 3 हैं। पहले जिनके सवाल में कहा गया ना प्रोबेबिलिटी, तो पहले मैं रिकमेंड करता हूँ आप सैम्पल स्पेस पे काम करें। क्यों? क्योंकि आसान होता है, आपको उसका मार्क मिल जाएगा। अब सैम्पल स्पेस क्या होगा, देखें आपके पास 12 लोग हैं, अभी कोई भी किसी ग्रुप में जा रहा है, कोई हमें, और ये रिस्ट्रिक्शन हमारे पास अभी नहीं है सैम्पल स्पेस, ठीक है ना। हमने कहा 12 लोग हैं, 12 में से हमने 5 का एक ग्रुप बनाया, एक ग्रुप बन गया, मल्टीप्लाई, कितने बच गए? 7 बचे। 7 में हमने 4 का ग्रुप बनाया, कितने बचे? 3 बचे, 3 को हमने एक ग्रुप में कर दिया। ये हमारा चलेगा सैम्पल स्पेस। सिंप्लीफाई किया, इसका आंसर आ रहा है 27720, ये आ गया हमारा सैम्पल स्पेस। अब हम आते हैं उस ग्रुप में ऊपर जो हमारा फेवरेबल आउटकम है। अब देखिए 3 ऑप्शन हैं, उसने क्या कहा, जे एंड काज आर इन द सेम ग्रुप। अब हमारे पास 3 ग्रुप है, हमारे पास एक ग्रुप है 5 लोगों का, एक ग्रुप है हमारे पास 4 लोगों का, और एक ग्रुप है हमारे पास 3 लोगों का। हम इसको बिल्कुल इसी तरह लेके चलते हैं। अब कैसे? अब हमने कहा कि भाई 12 लोग थे टोटल हमारे पास, ठीक है ना। वो जो जे और काज है ना, वो दोनों 5 वाले ग्रुप में आ चुके हैं। जब वो दोनों इस ग्रुप में आ चुके हैं तो पहली बात, अब यहाँ पर मुझे 12 लोगों को सिलेक्ट नहीं करना, अब मेरा स्टार्ट किया जाएगा 10 से, क्योंकि 2 लोग तो आ चुके हैं। अच्छा, अब जब 2 लोग आ चुके हैं तो मुझे कितनों को सिलेक्ट करना है? ग्रुप है हमारे पास 5 का, ठीक है ना, ग्रुप हमारे पास 5 का था, 1 2 3 4 5 का हमें ग्रुप बनाना था। उस ग्रुप में 2 लोग तो हम ले चुके हैं जो कि जे और काज हैं। अब तो हमें कितने का बनाना है? अब हमने कहा भाई 10 में से हमारे पास 3 आ जाएं, कितने बचे? 7 बचे। वो 7 का हम बनाएंगे 4 का एक ग्रुप, ये हमारा हुआ पहला आंसर, ठीक है। दूसरे में देखें क्या हुआ, दूसरे में भी हमारे पास ग्रुप बन रहा है 4 का, हम 2 लोगों को ले चुके हैं, तो ये होगा 10 कॉम्बिनेशन 2, क्योंकि 2 लोग आ चुके हैं। अब कितने बचे? 8 में आपने ग्रुप बनाना है कितनों का? 5 का ग्रुप बना लें, वो 4 का तो बना चुके हैं, 8 कॉम्बिनेशन 5, और बाकी जो बचे 3 कॉम्बिनेशन 3, ये ग्रुप बन गया है। अब आए 3 का, जब आपने कहा भाई 10, अब 3 में से आप 2 लोग ले चुके हो, तो ये हो गया 10 कॉम्बिनेशन 1, बचे कितने? 9 में आपने 5 का ग्रुप बना लिया, और कितने बचे आपके पास? 4 का आपने एक ग्रुप बना लिया। ये हुई आपकी वर्किंग, और अब आएंगे इसके आंसर्स, और इस आंसर को हम ऐड करेंगे, ठीक है। पहला 10 कॉम्बिनेशन 3 इंटू 7 कॉम्बिनेशन 4, ये आ रहा है 4200। 10 कॉम्बिनेशन 2, 8 कॉम्बिनेशन 5, 3 कॉम्बिनेशन 3, 2 5 2 0, एंड लास्टली 1 2 6 0, ठीक है बेटा। अब आप क्या करें, अब आप फ़ौरन इन सबको ऐड कर लें, ये आपका फेवरेबल आउटकम आ गया, दैट लीड्स टू 7980। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? फेवरेबल आउटकम, दैट इज 7980 डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस 27720। सिंप्लीफाई किया, आंसर इज 19/66, दैट इज 0.288 राउंड ऑफ के साथ। ये आपका बनेगा फाइनल आंसर। तो अच्छा सवाल था, तभी 5 मार्क्स का था। आई होप के समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ऑलराइट, तो इसी के साथ ये आपका पेपर कंप्लीट हुआ। मैं इसकी PDF जो है वो अपलोड कर दूंगा इसी वीडियो के लिंक में। कोई चीज़ समझना है, कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। आई विल ट्राई कि मैं आपको जल्दी रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।